क्योंकि मुझे याद है कि ये कोविड से पहले और कोविड के दौरान हमारे बड़े सारे बच्चे अंदरूनी सिंध से थे, ये सिंध वाली साइड से। और वो नॉन मुस्लिम से हिंदू। तो जब हम ये कहते थे कि आप ये काम इस लिहाज से, तो वो बच्चे अक्सर कहते सर हमारे लिए भी तो कुछ बोला करें ना। इसका मतलब जब आप ये बात कर रहे होते हैं तो हमारे हमें तो आप मुखातब ही नहीं करते और हमें तो समझ ही नहीं आप क्लास का हिस्सा। तो इसके बाद फिर मैंने इस बात को थोड़ा सा कहना शुरू कर दिया कि बेटा दूध भी पढ़ने और अपने लिहाज से जो भी आपने पढ़ना है वो पढ़ लें। तो इस लिहाज से अदरवाइज तो ले बेटा। आप में से अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद कोई बीलॉ में बैठे होंगे, आप भी बैठे हुए थे बेटा। आप भी बैठे हुए थे और आप भी तो अभी जो सिर्फ सीला में बैठा है वो बच्चा आके डायरेक्टली दो मेरे बच्चे आप लोग, उसके बाद ठीक हो गया। क्योंकि कुछ ऐसी बातें होंगी जो थोड़ी सी शायद वहाँ पे भी डिस्कस हुई होंगी, वो दोबारा डिस्कस होंगी, तो बाकी लोग जरा थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के वो दोबारा सुन लीजिएगा। शायद नुकसान नहीं होगा आपका। ले बेटा, कंपनी लॉ कैफ 7 फास्ट ट्रैक के अंदर हम बैठे हैं अभी। ये हमारा जो सिलेबस है ये आज शुरू हो रहा है इंशाल्लाह 2 दिसंबर को, और ये ख़त्म होगा 5 फरवरी को इंशाल्लाह खैर वाफियत के साथ। अल्लाह ताला सेहत वाले मामला रखे सबके लिए। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर लोग आते हैं कभी आके कहते हैं सर मेरा कोई पेपर आ गया या फलाना हो गया, तो मैं उनसे हमेशा एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा था कि बेटा मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने आपको तंदुरुस्ती दे रखी है। हाँ, ये हज़ार नेमत है। अगर ये तंदुरुस्ती आप कुछ भी कर सकते हो, और अल्लाह माफ़ करे कई लोग पूरा सेशन तैयारी करते हैं और खुदा न खासा है ना आखिर में जाके उनको कोई इस तरह की कोई चीज़ बात का बीमार पड़ गई या कुछ और हुआ इस तरह का मामला, तो वो अटेम्प्ट ही नहीं दे पाते। तो अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दे रखी है, तंदुरुस्ती के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। खैर, तो कंपनी लॉ कैफ 7 फास्ट ट्रैक 5 फरवरी तक इंशाल्लाह हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी वो मैं देख रहा था जो आई कैप ने वो दे रखा है इसका शेड्यूल, कि 6 जनवरी हमारे एडमिशन फॉर्म जाने की आखिरी तारीख है। उसके बाद 13 जनवरी डबल फीस के साथ, या डबल अगेन 25 कह लें, और 50% फीस के साथ एक्स्ट्रा वो 20 जनवरी है, कि वो उस वक्त तक आपके दाखिले जा चुके हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो ये पूछ रहे होते हैं कि सर क्या जिन बच्चों ने पीआरसी जनवरी में देना है, कोई होता है ना कि बात का किसी किसी का बच्चे का कोई पेपर रह गया अभी भी और वो सोच रहा हो बेचारा। कई बच्चे थे ऐसे जो पढ़ रहे थे कैफ, लेकिन अब भी उनका कोई एक आधा पेपर रह गया। क्या वो दे सकते हैं सर? अभी कोई चांसेस हैं? मेरा ख्याल है कि आई कैप को यही मौका है, थोड़ा सा उनको तरला मिन्नत करे। आई कैप अक्सर चीज़ों को अकोमोडेट कर दिया करता है, शायद आई कैप को एक हफ्ता सिर्फ तारीख और बढ़ा दे और रिजल्ट मान लो कि आई कैप ये कहे कि 25 जनवरी लास्ट डेट है 20 की बजाय, और हम 23-24 तारीख को रिजल्ट अनाउंस कर देंगे पीआरसी का, तो वो बच्चे कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आई कैप चाहे, लेकिन आई कैप इस तरह की चीज़ें कम ही चाहता है जहाँ पे बच्चे हैं। हाँ, मेंबर चाहते हो तो फिर तो वो कर लिया करता है इस तरह के मामला। ले बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 जनवरी आपकी लास्ट डेट होगी दाखिला जाने की। ले मेरे बच्चे, इसमें थोड़ी सी जो डिस्कशंस होंगी हल्की सी, एक तो नई और पुरानी स्कीम में इस पेपर के मामला डिस्कस करेंगे क्या होने जा रहा है, और कुछ मेरे बच्चे इसके जो हमारे सीलॉ के सिलेबस वगैरह, पेपर पैटर्न, और इसके जो स्टेटिस्टिक्स जो पीछे कुछ पेपर्स हुए हुए हैं और उसके रिजल्ट्स, और हमारा कोर्स कवरेज प्लान, स्टडी मटेरियल, और हमारी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी या टेस्टिंग सिस्टम। बेटा सबसे पहले अगर हम नई पुरानी स्कीम अभी हम डिस्कस कर रहे थे बीलॉ के बच्चों के साथ भी, तो ये बच्चे जो अभी सीलॉ पढ़ रहे हैं, क्या ऐसा कोई बच्चा है जो सिर्फ सीलॉ ही पढ़ रहा है? अभी बीलॉ उसने पास भी नहीं किया हुआ और पढ़ भी नहीं रहा, तो ऐसा बच्चा है? या तो पास यानी कि आप बी लॉ छोड़ के सिर्फ सी लॉ कर रहे हैं, तो मेरे अच्छे कोशिश कर लें। वैसे तो ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं होता, दोनों ही कर लें ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मेरे अच्छे देखें अभी फिलहाल तो अ, मैं थोड़ी सी इसको हिस्ट्री बता रहा था बच्चों को कि मेरे बच्चे कभी ऐसा हुआ करता था कि मॉड्यूल बी के अंदर, पुराने आटम 2014 से पहले, मॉड्यूल बी में एक मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ का पेपर होता था, और मॉड्यूल डी के अंदर कंपनी लॉ या सी लॉ का पेपर हुआ करता था। 2014 के अंदर एक स्कीम आई थी, एजुकेशन स्कीम, वैसे 6-7 साल के बाद आया करती थी, लेकिन अब माशाल्लाह वो पता नहीं क्या वाले बड़े वेले हैं, वो हर वक्त स्कीमें ही बनाते रहते हैं। तो पहले 6 से 7 साल लगते थे एक स्कीम को इम्प्लीमेंट करके उसको लेकर चलते थे ताकि थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहे। लेकिन अब तो मेरे बच्चे, हर कोई बंदा अपने सदारती इलेक्शन, वो प्रेसिडेंशियल या बाकी काउंसिल के इलेक्शन, उसके लिए तैयारी कर रहा होता है। खैर, तो इन दोनों पेपर्स को उस वक्त, ये दोनों 100-100 नंबर के लहदा लहदा हुआ करते थे, इन दोनों पेपर्स को मर्ज करके एजुकेशन स्कीम 2014 के अंदर मर्ज करके एक बिजनेस लॉ का 100 नंबर का एक पेपर बना दिया गया, जिसमें कोई 27 चैप्टर थे मेरे बच्चे उस वक्त। अ, जब ये, और ये पेपर ये इतना बड़ा पेपर था, सबसे गंदा जो रिजल्ट हुआ करता था, मैं बच्चों को बता रहा था, वो इस बिजनेस लॉ के पेपर में हुआ करता था उस वक्त। उसके बाद आई कैप ने बड़ा फिक्रमंद था, आई कैप के ये क्या हो गया, शायद हमने इस वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं कि ये दो पेपर हमने मर्ज कर दिए, सिलेबस ज्यादा फलाना फलाना। तो उन्होंने क्या किया मेरे बच्चे, इस पेपर को दोबारा स्प्लिट कर दिया एजुकेशन स्कीम 2021 के अंदर, जो भी चल रही है, जो भी आप आखिरी बच्चे हो शायद जो इस स्कीम के मुताबिक पेपर दे रहे हो, इन दोनों पेपर्स को उन्होंने क्या कर दिया, दोबारा से स्प्लिट करके 100-100 नंबर के अलग अलग पेपर बना दिए। फिर वो आई कैप वाले दोबारा से बैठे, उन्होंने क्या किया, ये पेपर तो फिर मर्ज होना चाहिए। तो उन्होंने शायद एजुकेशन स्कीम 2021, 22, 23 और 24, 24 आखिरी था, तो अब उन्होंने क्या कर दिया मेरे बच्चे, इस पेपर को दोबारा मर्ज करके 100 नंबर का फिर वो पुरानी तरह का भी एक पेपर फिर कर दिया।
तो कहीं इसी तरह का इस पेपर के साथ खेलता है। अब ये मेरे बच्चे जो पेपर, अब दूसरी बात होगी सर, अज्यूम कर लो कि अभी जो हम लोग बैठे हुए, अगर हम में से बिजनेस लॉ पास हो जाए, तो फिर अगर सी लॉ खुदा ना खासा ना रह गया हो, या हमने अभी अटेम्प्ट ही ना किया, तो फिर क्या होगा मेरे बच्चे? इस बिजनेस लॉ के पेपर के दो हिस्से होंगे, पार्ट ए होगा और एक इसका पार्ट बी होगा। पार्ट ए सी लॉ का पेपर होगा, चलो बी लॉ का पेपर होगा, और पार्ट बी मेरे बच्चे सी लॉ का पेपर होगा। अज्यूम कर लो अगर किसी बच्चे का बिजनेस लॉ पास है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ पार्ट बी देगा, उसका पार्ट ए क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 50-50 नंबर के होंगे ये दो। और अगर किसी बच्चे का कंपनी लॉ पास होगा और खुदा ना खासा बी लॉ पास नहीं होगा, तो वो सिर्फ बी लॉ का पोर्शन अटेम्प्ट करेगा, उसका सी लॉ का क्या होगा, वो एग्जाम्प्ट कंसिडर होगा नई स्कीम के मुताबिक। और जिसका कोई दोनों रहते होंगे, तो वो जाहिर बात है वो नया पेपर रखे, जो भी ये बिजनेस लॉ का होगा। अब मेरे बच्चे एक चीज और होगी उस वक्त जो पहले हुआ करती थी, उसी लिहाज से कि सर उस वक्त अगर ये पेपर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या दोनों, देखो 50 नंबर का बी लॉ होगा, 50 नंबर का सी लॉ होगा, क्या दोनों में से 25-25 नंबर लेने होंगे, या ओवरऑल? वो ओवरऑल हुआ करते थे बेटा। अगर बी लॉ में आपका एक ही नंबर आया और 49 मार्क्स आपके सी लॉ में आ गए, तो पास कंसीडर होते। तो ये इस तरह का तरीकाकार होगा उस नए पेपर के अंदर। लेकिन सजेशन क्या चल रही है बच्चों को, क्योंकि टीचर ने छिड़वा दिया इस सेशन में, बच्चे इस लॉ के सब्जेक्ट की तरफ आए ही नहीं, ना रेगुलर सेशन के अंदर, ना ही उस तरह जैसे पहले फास्ट ट्रैक में आते थे, फास्ट ट्रैक में आ रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह टीचर्स ने कह दिया कि भैया आप ऐसा करना, इसको नई स्कीम में कर लेना दोनों मिला। लेकिन शायद बाकी भी और बड़े सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस पेपर को अभी पास करने के फायदे क्या हैं, और खुदा ना खासा अगर नहीं करते अभी बच्चे, उसके बाद के और क्या नुकसान हो सकते हैं, वो कोई नहीं बता। बस ये कह रहे हैं कि वो दोनों मर्ज हो जाएंगे, एक बन जाएगा, तो शायद उसमें कर लीजिएगा। वो आसान नहीं होगा, वो बहुत बड़ा पेपर होगा एक। और जब वो बहुत बड़ा पेपर होगा, उस वक्त देखें, जस्ट एग्जांपल मेरे बच्चे, अगर हम बात करते हैं नई स्कीम में, अगर जो बच्चे अभी R1 और टैक्स रख रहे हैं, अज्यूम कर लो, तो ये दोनों पास कर लेते हैं, तो उनके ये दो पेपर नई स्कीम में गैप हो जाएंगे। फिर वो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन उनका क्या होगा, उनका होगा कैफ 3, कैफ 4, और शायद वो कैफ, जारी बात है यही पेपर बनता है, कैफ 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। शायद वो ये 3 पेपर रख रहे होंगे जो बच्चे इन 2 पेपर्स को भी अटेम्प्ट कर रहे हैं और उनको लग रहा है पास कर लेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक पेपर जो सबसे सबसे गंदा रिजल्ट वाला, सबसे पिछले 3-4 अटेम्प्ट के अंदर सबसे कम जो रिजल्ट आ रहा है, वो FAR 1 का है। इतना औखा पेपर है, अगर अगर वो बच्चे उसको उठा रहे हैं कि हमारा एक पूरे का पूरा एक पेपर पास करने पे पूरा एक पेपर एग्जाम हो जाएगा, तो मेरे बच्चे उसके चांसेस भी तो देखो पास होने के हैं कितने। तो इसलिए बच्चों से हमने ये रिक्वेस्ट की कि बेटा ऐसा कर लो, इस इतने औखे पेपर की जगह आप ऐसा कर लो, बी लॉ और सी लॉ, जो अभी का बी लॉ और सी लॉ है, इन दोनों को कर लें। इससे होगा क्या कि आपका नई स्कीम के अंदर एक तो मेरे बच्चे गैप हो जाएगा, आपका टैक्स ये निकल जाएगा, और उसके बाद नई स्कीम के अंदर ये जो मॉडिफाइड बी लॉ है ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इनसे आपकी जान छूट जाएगी। और इन 3 पेपर्स को पास करना आसान है उस कॉम्बिनेशन की निस्बत जो टैक्स और FAR 1 का है। लेकिन बच्चों को नहीं समझ आ रही, वो साइकोलॉजिकली सोच रहे हैं कि भैया देखें, एक पेपर तो है ना सर, कम से कम उसे एक पूरा पेपर एग्जाम्प्ट होगा, ये दो है, और भैया आगे वो जो नया पेपर बनेगा उसमें तो ये दोनों इकट्ठे होंगे ना, वो कौन सा एक होगा। और फिर मैं बच्चों को ये समझा रहा हूं, बेटा अभी तो मान लो कि चले मान लो जो बच्चे अभी इंशाल्लाह ये जो कैफ 4 उनका निकल जाएगा और यहां से टैक्स निकल जाएगा, उनका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, उनका R1 होगा, ये नया पेपर होगा, और कॉस्ट होगा। अब ये जाहिर बात है मेरे, ये तो एक थ्योरी का पेपर होगा, उम्मीद है कि इतना बड़ा ना हो, लेकिन पहला है, पहली दफा आ रहा है। ना टीचर पढ़ाने वालों ने कभी पहले पढ़ाया होगा, ना पढ़ने वालों ने कभी पहले पढ़ा होगा, ना इसके पास पेपर्स होंगे, ना कुछ और होगा। ये पैसे ऑलरेडी एक थोड़ा सा रिस्की पेपर होगा नई स्कीम के अंदर। तो अगर हम लोग इस, फिर हमारे पास ये थ्योरी का सिर्फ एक पेपर होगा, ये वाला, कई बच्चे होते हैं ना न्यूमेरिकल में थोड़े से अच्छे होते हैं लेकिन थ्योरी में बड़े माड़े होते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे थ्योरी का सिर्फ हमारे लिए ये एक पेपर होगा जो उस वक्त हम करेंगे, बाकी दोनों न्यूमेरिकल। और गर्मियों के अंदर मेरे बच्चे बैठ के थ्योरी करना बड़ा औखा होता है। तो सर्दियों में फिर भी हम, अब पता नहीं आप लोगों के साथ क्या होता है भाई, एक पसीना आया जा रहा है, क्या आप किताब पे फोकस करें, लिखने को फिर भी कुछ लिख लेते हैं। याद करना उस गर्मी के अंदर दिमाग में कुछ घुसेड़ना, वो इतना आसान नहीं होता। ये सर्दियों के सेशन में फिर भी मान लो कि रजाई सजाई में लिपट लुपट गए, तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं ठंड को रोक के हम कुछ पढ़ ही लेते हैं, किताब समेत रजाई में चले गए हैं, तो बैठे पढ़ लेते हैं कुछ ना कुछ, ऐसे ही होता है ना मेरे बच्चे। तो लेकिन गर्मियों में तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए मेरे बच्चे याद रखना, वहां पे न्यूमेरिकल करना आसान होता है, मेरे लिए जो हुआ करता था, आप लोगों का नहीं पता। तो अब होगा कि वहां पे क्या, आप लोगों के लिए एक ये पेपर होगा, और एक होगा FAR 1, और एक होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। ये आपको बड़ा आसान कॉम्बिनेशन मिल जाएगा इंशाल्लाह सितंबर के लिए। लेकिन उन बच्चों का सोचो जिनका R1 होगा और ये बला जो रख के बैठे होंगे उस वक्त, और साथ क्या होगा, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बल्कि कहें उसको कॉस्ट ना कहें, क्योंकि इसका सिलेबस भी चेंज होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब वो जो ये कभी फाइनल में हुआ करती थी, अभी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग CMA, लेकिन उस वक्त सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाने जा रहे हैं इसको। तो ये भी थोड़ा सा इसमें कोई हल्का फुल्का कोई चेंज आएगा है। तो ये मेरे बच्चे एक हैवी कॉम्बिनेशन बन जाएगा नेक्स्ट। तो जो 4 का सोच रहे हैं ना उस वक्त, वो तो हो ही नहीं सकता है।
एक है। और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह फिर होंगे 3-3-2 करके, उसको इंशाल्लाह 3-3-2 अटेम्प्ट के अंदर उसको कर लीजिएगा। लेकिन अगर अभी तीनों का इरादा होगा, लेकिन रख लेना। और मैं बच्चों से हमेशा कह रहा हूँ, ये 2 पेपर तो हम क्लास में तैयार कर लेंगे, और सच्ची कर लेंगे। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये इंशाल्लाह 2 पेपर बी लॉ सी लॉ ये क्लास में ही तैयार कर लेंगे। आधा पौना घंटा जाके घर पढ़ लीजिएगा, बहुत हो जाएगा, और इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। मैं आगे बच्चों को बता रहा था, बेटा दिलेरी से पढ़ रहे हो अभी इस फास्ट ट्रैक के अंदर, आपको लग रहा है, जी जी बेटा, आपको लग रहा है कि इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होना, हम ये 2-3 महीने के ट्राई ट्राई कर रहे हैं ना, तो बेफिक्र होकर ट्राई करें। लेकिन वो जो 6 महीने की ट्राई होती है ना मेरे बच्चे, उसमें पूरी जान लग रही होती है हमारी, कि भाई खुदा ना खासा ये ना हो कि हमारा पेपर रह जाए। तो इसलिए बेफिक्र होकर इस पेपर को, इन पेपर्स को अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह ये पास हो जाएंगे। इन 2 पेपर्स को अभी भी एक ही समझें, जब आगे एक होने जा रहे हैं तो अभी भी एक ही समझ लो यार, 60 रख लो उसको, तो और हो जाएंगे। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हो जाएंगे। और फिर ये तकरीबन, अगर आई कैप जनवरी फरवरी के अंदर अनाउंस कर देगा नई स्कीम, तो आई कैप को वैसे भी पता होगा कि भाई नई स्कीम में बच्चों ने जाना कि चल जरा थोड़ा सा हाथ हौला रखते हैं इस तरह। तो आई कैप थोड़ा सा हाथ हौला रख के वैसे भी बच्चों को कर ही रहा हो। इतना भी नहीं, आई कैप इतना बड़े दिल वाला भी नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आई कैप इस तरह की हरकतें करता है। जब वो फेल करता है जानबूझ के, तो पास भी करता है जानबूझ के, ये भी याद रखिएगा, फेल भी करता है जानबूझ के। ले बेटा, अब उस तरह जानबूझ के नहीं करता। बात का तो होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही पास करने होते हैं एक लेवल तक ही। अगर लग रहा है सारे बच्चे इस दफा पास हो गए, आपको क्या लग रहा है सबको पास कर देता हूँ? नहीं। फिर वो कहता है पासिंग मार्क्स थोड़े से बढ़ा दो, 50 से क्या कर दो, 60-70 कर दो। फिर वो फेल करने वाले निकालने हैं उसमें। तो खैर, ले बेटा, हमारा ये जो सिलेबस है सी लॉ का, सी लॉ के सिलेबस को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब ये जो 5 हिस्से हैं, इन हिस्सों का वैसे इनका फायदा को नहीं होता, क्योंकि हमारे 12 चैप्टर हैं टोटल मेरे बच्चे। इन 12 चैप्टर्स का एक एक लफ्ज हमने पढ़ना है और उसको याद करना है। इसमें यह हो कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम, उतना अहमियत नहीं रखता, लेकिन फिर भी आपको बता दिया जाएगा कि जैसे अज्यूम कर लें, ये अगर ग्रिड ई देखो, इसका ग्रिड ई में मेरे बच्चे वाइंडिंग अप है, इसका सिर्फ एक चैप्टर है इसके अंदर, चैप्टर नंबर 12। और इसकी कितनी वेटेज आ रही है? तकरीबन 20 नंबर का, 18 से 20 नंबर का एक भारत टाइम में पूछ रहा है। और ये है भी प्योर रट्टा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में नहीं आता यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक चैप्टर कर लो, कोई 5-6 पेजेस का, और आपके कम से कम कितने मार्क्स पक्के हो जाएंगे? तकरीबन कोई 18 से 20, तो बाकी कितने रह गए? 30। 30 में से कुछ तो चलें, मान लो कि इसमें से 2-3 नंबर के एमसीक्यूज भी आ गए होंगे, 15 नंबर इसके सब्जेक्टिव आ जाएंगे, तो बाकी मेरे बच्चे 35 नंबर तो हिम्मत कर करके बाकी से इंशाल्लाह निकाल ही लेंगे। तो कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो बड़े अहम हैं, तो अगर कोई बच्चा वैसे देखना चाहे तो उसको देख लीजिएगा। अदरवाइज मेरे बच्चे, इस ग्रिड की यहाँ पे कोई इतनी अहमियत नहीं कि मैं आपको बताऊं कहाँ पे क्या है। 12 चैप्टर हैं, 12 के 12 हमने करने। हाँ, कुछ चैप्टर बड़े अहम हैं, जैसे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 12, ये बड़े अहम। बाकी भी हैं, जैसे मान लो कि ये सिर्फ 2 चैप्टर हैं, ये भी 15-20 नंबर का पूछ रहा है। ये 3 चैप्टर हैं, ये 15-20 नंबर का। ये 3 चैप्टर हैं, ये कोई 20-25 नंबर का। तो करना सादा अल्फाज में, इन सबको गोली मारो, 12 चैप्टर सारा तैयार करना है, हमें याद रखना है उसको। ले बेटा, पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें, हमारा जो सी लॉ का पेपर है वो 2 हिस्सों में उन्होंने आई कैप ने डिवाइड किया हुआ है। इसका भी पार्ट ए, अभी भी पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए मेरे बच्चे, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 15%, और 15% एमसीक्यू। 100 नंबर के पेपर में से 15% एमसीक्यूज का मतलब क्या है? 15 नंबर के। और ये 15 नंबर के सिर्फ एमसीक्यूज होंगे मेरे बच्चे, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं होता ऑब्जेक्टिव के अंदर। ये जैसे होता है ना कि फिल इन द ब्लैंक्स आ गई, या कोई ट्रू फॉल्स आ गया, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एमसीक्यूज ही होंगे, और ये 15 नंबर के होंगे। बाकी 85 मार्क्स, 85 मार्क्स को भी मेरे बच्चे आई कैप ने 2 हिस्सों में डिवाइड करके बताया हुआ। आई कैप कहता है कि 85 मार्क्स में से 40% यहाँ पे नॉलेज बेस होगा, मतलब 34 मार्क्स का आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा मैं कहां से आंसर करूं, मतलब फौरन से पता चल जाएगा आपको। 1-2 लाइन के अंदर जो क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टे वाले, जो आपने याद किया होगा वही नॉलेज आपसे दोबारा लिखवाया जा रहा हो। ये तकरीबन कितने मार्क्स का? 34, और 15 नंबर के एमसीक्यूज। तो मेरा ख्याल है सिर्फ रट्टा और एमसीक्यूज, तो हम पेपर पास कर सकते हैं। लेकिन फिर पूरा पूरा लिखना पड़ेगा रट्टा। मान लो कि सर चलो हमसे 10 नंबर की कमी बेशी होगी, क्या हम इन 51 मार्क्स में से 10 लेने के काबिल भी नहीं होंगे? तो बड़ा मार्जिन है, बड़ी आसानी के साथ हम इन पेपर्स को पास कर सकते हैं। इसमें रट्टा भी होगा, कम से कम 30-35 नंबर के लाजमी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एक लाइन के अंदर, और आपने सिर्फ लिखना है वहां से किताब में से जो भी होगा, जो आपने याद किया होगा, वो जाहिर बात है इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह यहाँ पे हो रही होगी। और 60% मार्क्स मेरे बच्चे सिनेरियो बेस होगा। और मैं बच्चों को आगे पहले बी लॉ की उसमें बता रहा कि सिनेरियो बेस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ एक सिनेरियो सिचुएशन दे दी, सिचुएशन को पढ़ के आपने ये सोचना कि मैं आंसर कैसे करूं। इसका आंसर अगेन किताब में से है, बस सोचना पड़ेगा आंसर करना कैसे है। नॉलेज बेस में सोचना नहीं पड़ता, सीधा आपको पता होता है फलाने 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिखने हैं मैंने। लेकिन मेरे सिनेरियो बेस के अंदर आपको सोचना पड़ेगा, और शायद एक सवाल उसने पूछ लिया और आंसर 2-3 जगहों से इकट्ठा करके हम बताएंगे। जाहिर बात है वो कैसे करेंगे सर सारे का सारा? वो हम जितने पास पेपर हैं यहाँ पे, तो पास पेपर भी अवेलेबल है। ये थोड़ी है कि सिर्फ आपने किताब पढ़ ली I2B या बाकी इकोनॉमिक्स की तरह पास पेपर है को नहीं।
तो कैसे आएगा? यहाँ पे तो सब कुछ है, एमसीक्यूज के भी पास पेपर अवेलेबल है और जो सब्जेक्टिव है वो भी सारे पास पेपर अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह वहां से हमारी प्रैक्टिस होगी, टेस्टों से प्रैक्टिस होगी। तो ये समझ आ गई थोड़ा सा कि पेपर हमारा कितने मार्क्स का, एमसीक्यूज 15 और कितने मार्क्स का सब्जेक्टिव 85, और 85 में से कितने मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड 34। और ये पूछता है क्या, ये ना कहना कि सर हम पिछला पेपर उठा लो और कहेंगे सर बताएं यहाँ से उठा लेगा कोई भी पेपर पिछला। तो उसमें लाजमी तौर पे क्या होगा, 34 मार्क्स तक, चलो मान लो 1-2 नंबर की कोई कमी बेशी हो सकती है। बड़ा उसके बाद स्टैट्स, ये पहले भी मैं बच्चों के साथ शेयर कर रहा था, अब है वही मेरे बच्चे, बी लॉ का रिजल्ट भी कभी बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था। मैं बच्चों को बता रहा था जब इतना गंदा रिजल्ट हुआ करता था, कभी एक एक दफा 13% भी आया। 13% का मतलब क्या, हर 100 में से 87 फेल हुए। अब ये देखो, यानी कि फेलियर परसेंटेज क्या थी, 87%। तो बाकी भी देखें, कहीं पे 80% फेल, कहीं पे 82% फेल, कहीं पे 74% फेल। तो फेल वाले भी जरा उस लिहाज से देखें ना, फिर आपको समझ आएगी फेल कितने हैं। जब इतना गंदा रिजल्ट आता था तो आई कैप ने फिर कॉलेजेस से मशवरा करके, टीचर्स के मशवरे पे पहली दफा मेरे बच्चे एमसीक्यूज अनाउंस किया उस वक्त, यानी कि ऑटम 2020 के अंदर पहली दफा पेपर एमसीक्यूज आना शुरू हुआ था लॉ का। जैसे ही वो मेरे बच्चे, और ये थी भी, मैं बच्चों को बता रहा था कोविड के टाइम, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे कहेंगे सर तो पिछली गलत दोबारा करी जा रहे हैं। मैं उनको खुद बता रहा हूँ कि भाई पीछे भी मैं बात करके आया हूँ अभी थोड़ा चंद लम्हे पहले, अब दोबारा बात कर रहा हूँ, ये आज का दिन ही होगा, आगे तो बी लॉ अलहदा है, सी लॉ अलहदा है, लेकिन मेरे बच्चे हैं तो ये दोनों मामला पहले इकट्ठे हुआ करते थे, वो इकट्ठी बातें तो इकट्ठी बतानी पड़ेंगी। तो मेरे बच्चे जब भी एमसीक्यूज हुआ तो देखें उसकी पासिंग परसेंटेज बढ़ गई, यानी कि 35% तक चला गया। और अगरचे ऑनलाइन होने की वजह से उसके बावजूद ये, लेकिन ये पासिंग परसेंटेज फिर बढ़ी ही, जैसे 43%, फिर आगे 30, 22%, 34, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कभी 22 भी आया है। और इस दफा नहीं नहीं, इस दफा का नहीं है 55%, इस दफा का, हाँ इधर है, देखो कभी इसका 55% भी रिजल्ट है, यानी कि बिल्कुल उसी तरह जैसे पीआरसी का सब्जेक्ट होता है। और उसके बाद मेरे बच्चे जो लेटेस्ट रिजल्ट है वो कितना है, 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़े आसानी के साथ आप हिम्मत करके इसको पास कर सकते हैं। शायद ये 50% बच्चों में आना आसान है, बजाय कि वो 21-22% आने, जो R1 के लिहाज से अगर हम बात कर रहे थे। तो ये मेरे बच्चे हमारा जब थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया हो। उसके बाद रीजन ऑफ फेलियर बच्चों से डिस्कस कर रहे थे क्या होता है थ्योरी के पेपर में, वही जो कभी I2B के अंदर हम डिस्कस किया करते थे, बेटा पढ़ेंगे भूल जाएंगे। एक ही तरीका है कि आप क्या कर लो, जो पढ़ते जाएं उसको रिवाइज करते जाएं, बार बार पढ़ते जाएं उसको। और ये नहीं कि उसको करें उस तरह पूरा याद करके, देखो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्टली हर चीज को कॉन्सेप्टली बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया करना है, सिर्फ एक चैप्टर अगर कोई टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हो, बस उसको ना जैसे अखबार पढ़ते हैं एक दफा रीड कर लेना है, उसकी रीडिंग ही रिवीजन होगी मेरे बच्चे। लेकिन हर वीक के अंदर हमने कोशिश करनी है जितना पीछे पढ़ लिया हो, एक वीक के अंदर कम से कम वो रिवाइज होता जा रहा हो। 2 महीने, जैसे ये 2 महीने अच्छे तरीके से लगा लिए मेरे बच्चे, उस दिन का इनाम देखो जरा। आई कैप ने बता रखा है 28 अप्रैल को आपका रिजल्ट है। 28 अप्रैल जो रिजल्ट वाला दिन है, खुद सोचो उस दिन जब ये 2-3 पेपर का आपका रिजल्ट आ रहा होगा और उसमें पास लिखा आ रहा होगा, मेरे बच्चे ये जितनी मेहनत होगी, उस मेहनत का वो जो सिला उस वक्त पास के लफ्ज में लिखा होगा ना, तो ये जितनी मेहनत आपको बड़ी थोड़ी लगेगी, यार इतनी थोड़ी मेहनत करके मैंने पास कर लिया। लेकिन कम से कम मेहनत करनी है। ये ना हो कि देखो आपने 6 महीने की मेहनत नहीं कर रहे। फास्ट ट्रैक वाले बच्चों को सबसे बड़ा ये सलाह होता है यार 2 महीने पढ़ना है, उसके बाद मान लो कि रिवीजन मॉक और साथ ही पेपर दे दी। तो उन बच्चों की फिक्र होती है, वो जो पढ़ रहे होते हैं ना पूरे 6 महीने, 2-1.5 2 महीने पहले सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद माशाल्लाह भूल के बैठे होते, सारी दिन कौन किए जा रहे हैं, कौन किए जा रहे हैं, और इस जैसे सब्जेक्ट को टाइम ही नहीं मिलता और खुदा ना खासा रह जाता। ये लेकिन यहाँ पे तो हमारा इसके अलावा कुछ है ही नहीं कहा। 3 पेपर हैं या 2 पेपर हैं, लॉ है, रट्टा है, पढ़ते रहो। इतना रट्टा भी नहीं, यानी कि समझाया जाएगा, सारी बात है जितना होता है। ले बेटा आपके सामने एक पेपर है, ये है ऑटम 2022 का। ये वो पेपर है जिसमें यहाँ पे CFE जो हमारा बच्चा था माशाल्लाह उसका मेरिट सर्टिफिकेट आया था। सिर्फ बताना ये मकसद है कि इसमें एग्जामिनर कमेंट्स आपके पास पास्ट पेपर के साथ साथ यहाँ पे क्योंकि कई बच्चे पीआरसी वाले हैं, पास्ट पेपर्स के साथ साथ यहाँ पे एग्जामिनर कमेंट्स भी मिलते हैं मेरे बच्चे। हर अटेम्प्ट का एग्जामिनर कमेंट्स पीछे जितनी भी हैं, पहले बल्कि आई कैप एग्जामिनर कमेंट्स दिया करता था, सोल्यूशन नहीं देता था, पास्ट पेपर के सजेस्टेड आंसर आई कैप की तरफ से नहीं होते थे, सिर्फ एग्जामिनर कमेंट्स वही सोल्यूशन कंसिडर किया जाता था। आई कैप का एग्जामिनर क्या करता है, हर क्वेश्चन जो पेपर जिसने चेक किया होता है, हर क्वेश्चन के ऊपर कमेंट्री करता है, इस क्वेश्चन में कितने परसेंट बच्चों ने क्या परफॉर्म किया, सारे पेपर्स, हर पेपर के आपको एग्जामिनर कमेंट्स, और आपके ऊपर वाजिब है, बल्कि मैं कहूंगा फर्ज है कि आपने कम से कम 3 अटेम्प्ट्स के एग्जामिनर कमेंट्स आपको तीनों इकट्ठे करके एक उसमें एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर शेयर कर दिए जाएंगे। लाजमी तौर पे पेपर में जाने से पहले, चाहे जब मर्जी पढ़ लेना, लेकिन एक दफा जब सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद आपने लाजमी तौर पे मेरे बच्चे एग्जामिनर कमेंट्स करने हैं, कम से कम 3 से 4 अटेम्प्ट्स।
उससे देखो मेरे बच्चे, अगर मैं आपको बता दूं ना, मैं वो बंदा हूं जो आई कैप के पेपर चेक करता है, आप यकीन कर लो, मुझे तकरीबन पीर वाला दर्जा दे दो सर, कमाल हो गया फिर तो है। फिर आप बताएं सर करते कैसे, पास करते कैसे, तो भैया वो है ना, वो बंदा बेचारा पेपर चेक करके आपको पूरे उसके ऊपर कमेंट्री करके बताता कि बच्चों ने क्या गलतियां की और किन चीजों को मैंने बुरा बनाया और क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और बच्चों का आंसर क्या था। जब इतनी हर चीज मैं कह रहा हूँ, एक 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 तो जनरल कमेंट दे रखे हैं, उसके बाद हर क्वेश्चन के ऊपर अलग कमेंट भी देगा, हर क्वेश्चन की अलग अलग पासिंग परसेंटेज भी देगा। ओवरऑल तो है, मान लो आटम 2024-22 के अंदर ओवरऑल परसेंटेज कितनी, 34% है। आप इसको चेक करें, 34% आटम 2022, 34%। ये ना कहना कि सर ने मजाक ही किया है। तो आटम 2022 के अंदर 34% ओवरऑल मेरे बच्चे पासिंग रेशो, और हर क्वेश्चन में क्या थी वो आपके सामने। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन बड़ा खतरनाक, जिसमें से पासिंग परसेंटेज कितनी निकली, सिर्फ 1%। मतलब सिर्फ हर 100 में एक बच्चा, और यहाँ पे बच्चे कितने थे बोला, 3500, यानी कि 35 बच्चे शायद इस सवाल का जवाब दे सके होंगे 3500 में से। ऐसे ही है ना, 1% का मतलब यही है ना, 35 बच्चे, उन बच्चों ने इस सवाल का सही जवाब दिया हो किसी हद तक। तो बाकी माशाल्लाह जो 3553 ने, बल्कि 3555, वो सारे पी के बैठे होंगे उसे, पता नहीं कैसी तैयारी करके गए होंगे। लेकिन फिर भी जो भी है, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इसी अटेम्प्ट के अंदर यहाँ के एक होनहार बच्चे का मेरिट सर्टिफिकेट आया था। और जब मेरिट सर्टिफिकेट आता है तो फिर मेरे बच्चे उसको एक अच्छा खासा इनाम भी दिया जाता है, उसकी सारी पढ़ाई फ्री भी कर दी जाती है, और कोशिश की जाती है कि उस बच्चे के लिए, किसी अच्छी फर्म के लिए हम आर्टिकल्स भी ढूंढ दें। अब यहाँ पे आप बच्चों के, ये भी मैं बच्चों को बता रहा हूँ, आप 3 पेपर मोस्टली अगर जो अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको ये भी मौका है कि मेरिट सर्टिफिकेट आ सकता है। आसान पेपर है, हिम्मत करो। जिसको जिसका मेरिट सर्टिफिकेट आना होता है उसको नहीं पता होता मेरा मेरिट सर्टिफिकेट आना, उसको तो पास पे भी यकीन नहीं होता मैं पास भी हो जाऊंगा। कई ऐसे भी होते हैं मेरिट सर्टिफिकेट वाले, सारे नहीं होते लेकिन कुछ ऐसे भी होते। तो इसलिए मेरे बच्चे हिम्मत करके आप दें इंशाल्लाह तीनों पेपर, और अल्लाह करे क्या पता होना लाख रुपया मिले उस दिन है। लेकिन वो मैं दे रहा होता, बाकी टीचर्स का क्या मामला होता है वो अलग है। लेकिन मैं, मेरी कोशिश होती है कि, और इस बच्चे को भी उसी दिन हमने कह दिया था आ जाओ, लेकिन ये कह रहा सर आज नहीं, मैं कल आ जाऊँ, तो हमने कहा वो तेरी मर्जी है, लेकिन आपकी अमानत हमारे पास पड़ी हुई। तो ऐसे ही मेरे बच्चे, आप जरा हिम्मत करें, खुद सोचें, लाखों कमाएं। ऐसे ही पास आपने करना है, फायदा आपको है, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ से कमा भी सकते हैं और अगली स्टडी फ्री भी कर सकते हैं, कमाल नहीं होगा। लेकिन उसके लिए 3 पेपर और वो मेहनत, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं, सिर्फ 3 महीने की मेहनत। अब आप जाने, आपका काम जाने, मेरे बच्चे मैंने बता दिया आपको। नहीं बेटा, कोर्स कवरेज क्या होगी मेरे बच्चे, सबसे पहले स्टडी मटेरियल होता है। स्टडी मटेरियल में मेरे बच्चे सिर्फ आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, जो कि आपको मिल जाएगी यहाँ से बुक शॉप से। ये वैसे मैं लिख रहा होता हूँ लामती तौर पे, ये ना कहना के साथ देखो राइटिंग डेट सर ने लिखा क्या है, वो गोली मारो, बस मैं लिख रहा होता हूँ अलामती तौर पे, बोल दिया ना मैंने, उससे समझ लो। तो स्टडी टेक्स्ट होगा मेरे बच्चे, उसके बाद साथ इसके होंगे पास पेपर्स। पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे मेरे बच्चे सॉफ्ट फॉर्म के अंदर, ग्रुप में शेयर हो जाएंगे इंशाल्लाह आज। लेकिन आज ना भी हो, चलें कुछ दिन दे दें ताकि वो अपडेट कर दिए जाएं, शायद इस अटेम्प्ट वाले भी शामिल नहीं होंगे उसके अंदर, लेकिन इस अटेम्प्ट के अलावा होंगे। इस अटेम्प्ट को तो वैसे भी इंशाल्लाह शायद हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इस अटेम्प्ट को भी। तो ये मेरे बच्चे, इसके अलावा सोचना भी नहीं आपने कुछ और, कि सर कुछ और भी बताने जरूरत ही नहीं, यकीन कर लें है ही नहीं जरूरत। क्या मजाल अगर खुदा ना खासा किसी को एक लफ्ज की जरूरत पड़ गई इसके अलावा, ये ना हो कि सर इसके अलावा मटेरियल, मेरे बच्चे बेशर्मी है। आई कैप ने दे रखा है ना, बस आई कैप ने जितना मटेरियल दे रखा है ना, आपको पता है आई कैप अपना जो भी मटेरियल दे रहा है उसको ये सोच के दे रहा होता है कि बच्चा यही पढ़ेगा। इसको तो आई कैप को क्या पता मार्केट में कुछ और किताबें भी हैं, आई कैप तो सिर्फ इतना पता है मेरी किताबें ही हैं जिसको बच्चा पढ़ता है और पास करने की कोशिश करता है। तो आई कैप अपनी किताबों को इतना बेहतर बनाता है ताकि उस किताब को पढ़ के बच्चा पास कर सके। तो इसलिए मेरे बच्चे सिर्फ आई कैप के स्टडी टेक्स्ट, साथ आपको क्या प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, पास पेपर, किताब के अंदर भी होंगे पास पेपर, लेकिन साथ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इसलिए कल सारे बच्चों के पास आई कैप की स्टडी टेक्स्ट होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे वो चाहे कहीं अपने मोहल्ले से कॉपी करवा ले उसको, चाहे यहाँ से बिलाल से कॉपी करवा लीजिए, ले बेटा। उसके बाद ये हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, आपको सबको पोर्टल भी दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक वाले बच्चों को अगरचे ही कॉलेज को अलहदा खर्चा पड़ रहा होता है, लेकिन मकसद ये है कि आप लोग जो पढ़ रहे हो अगर कहीं कोई रिवाइज करना चाहते हो, आपको पोर्टल हम प्रोवाइड, अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करना उसको, ये मानत है कॉलेज की। और खुदा ना खासा किसी ने मानत में ख्यानत कर दी तो फिर मेरिट सर्टिफिकेट तो बड़ी दूर की बात, पास होने में भी मेरे बच्चे शायद कोई दिक्कत होगी। ये ना कहना कि सर बददुआ दे रहे हैं, नहीं मेरे बच्चे, एक अमानत के तौर पे आपको एक चीज सुपुर्द की जा रही है आपकी बेहतरी के लिए, और आप उसके आगे बंदर बांट कर रहे हो, ये मुनासिब नहीं है। तो अगर कोई है दोस्त तो बता देना उसको कि सर ये मेरा दोस्त है, डिजर्विंग है, नहीं पढ़ सकता, मैं इसके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो अलहदा मामला है, इजाजत दे देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी तो कर ही लेना ना, इजाजत ले लेना उसकी, ये ना हो कि माशाल्लाह कल इजाजत ही ले रहे हो सारे खड़े हो, सर हम ये काम कर रहे हैं,
है, तो ऐसा ना करना। तो लाइव क्लासेस हो रही होती है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो बच्चा, आप अगर कहीं बारिश हो, कहीं पे कोई और मसला हो, रास्ते बंद हो, तो मेरे बच्चे उस दिन आपको कॉलेज में आने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठ के पोर्टल पे जाइएगा, वहीं पे लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा, लाइव क्लिक करके इसी क्लास को वहां पे अटेंड कर लीजिएगा, छोड़िएगा ना क्लास। ये ना हो कि आप क्लास छोड़ दें। उसके बाद मेरे बच्चे शाम तक वो क्लास वैसे ही रिकॉर्डेड होकर आपके पोर्टल पे भी चली जाएगी। घर पहुंचते पहुंचते कोशिश यही होगी कि आपके पोर्टल पे भी चली जाए क्लास, तो आप जाके उसको रिवाइज करना चाहें, कोई बात दोबारा सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। और फिर मेरे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप क्यूरीज हो, आप ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हो। अच्छी बात है, ग्रुप के अंदर पूछ लो, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाए। लेकिन ना हो तो आप वैसे चाहे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वॉइस नोट के जरिए उसका रिप्लाई कर दूंगा। लिख कर नहीं मैं रिप्लाई करता, उसका फायदा नहीं होता, किताब के अंदर भी तो लिखा ही होता है ना। मेरी कोशिश होती है उसको बोलकर आपको बता दिया जाए। तो बेटा उसके बाद आ गया टेस्टिंग सिस्टम, चाहे फिजिकल टेस्टिंग सिस्टम हो चाहे ऑनलाइन। हर वीक में बच्चे देखें हमारे यहाँ कम से कम 30 टेस्ट हैं, कम से कम 30 टेस्ट हैं। ये जो 30 टेस्ट हैं, आप ये खुद सोचें 60 दिन है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक आधा दिन छोड़ के आपका टेस्ट हो रहा होगा, तभी जाके 30 टेस्ट पूरे होंगे ना। वैसे तो पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, हर वीक में 2 से 3 टेस्ट होंगे आप, और वो बता दिए जाएंगे। जैसे अभी आज कोई टॉपिक पढ़ लिया आपने, शायद मैं जाते जाते कह दूं कि भैया कल हमारा इस चैप्टर का, आधे चैप्टर का या जितना हमने पढ़ लिया उसका टेस्ट होगा, तो शायद मैं जाते जाते ये बात बता दूं आप। तो ये टेस्ट मेरे बच्चे होंगे। और फिर क्या होगा, शुरू के अंदर एक आधे टेस्ट छोड़ के, कोई 2-4 टेस्ट छोड़ के, जिसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, बड़े आसान होंगे। जैसे ही उससे निकलेंगे तो हर बच्चा जो टेस्ट में टॉप करेगा उसको 100 रुपया भी दिया जाएगा, ताकि आप कोई देखो 30 टेस्ट, चलो मान लो 5 में नहीं मिलेगा, 25, तो एक बच्चा थोड़ी सी हिम्मत करके 2500 में से 2000, 2000 तो नहीं, सॉरी, चलो 1500 कर लो, एक बच्चा कम से कम 1500 तो ले ही सकते हैं। ऐसे ही ना, कोई मोटिवेटेड बच्चा है जिसने कासिम अली शाह को थोड़ा सा गौर से सुना हो पास बैठ के, तो वो तो शायद कोई 1000-1500 कमाई ले, ऐसे ही चले। तो ये मेरे से, उसके बाद ये एग्जाम की डेट ये देख लीजिएगा। बस ये देखिएगा कि मार्च का जो फर्स्ट मंडे होगा उसको पेपर शुरू हो जाएंगे। तो पहले मैं लिख दिया करता था यहाँ पे तारीख, अब मैंने कहा क्या देखना है, आप खुद देख लें, कुछ तो काम खुद कर लो, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। ले बेटा शुरू करें, मेरा ख्याल है। तो कल से इंशाल्लाह आपके पास किताबें होंगी। इसका कोई रजिस्टर नहीं होता, ना ही कोई बच्चा यहाँ पे रजिस्टर रखेगा कभी। जो भी आपने लिखना होगा आपने किताब के ऊपर लिखना है। किताब को साफ सुथरा रख के, बाद में सोशल मीडिया पे पोस्टर लगा रहे हो तो नई नकोर किताब पड़ी हुई है 10/10, 200 रुपए की, 300 रुपए की, सिर्फ डिलीवरी चार्जेस, पता नहीं क्या बकवास कर रहे होते हैं। तो मेरे बच्चे बेचने नहीं है, आपने जो भी लिखना है किताब के ऊपर लिखना है। अब एक और बात, एक मैं और बता दूं, क्योंकि देखो मेरे बच्चे, अभी आप लोगों ने माशाल्लाह कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पीआरसी पास कर रखा है, किताबें आपके घर में पड़ी हुई है, कोई कोई काम नहीं आएंगी वो। कोशिश करो किसी को वैसे फ्री में, और बेचो ना। मेरे बच्चों क्या कर रहे हो, ये 1500-2000 से पता नहीं कौन सा महल बनाओगे आप। है, कई बच्चे बेचारे डिजर्विंग होते हैं, जो बच्चा आपसे किताब खरीद रहे हैं ना, पक्की बात है उसके पास नहीं पैसे इतने, कोई कहीं और से खरीद रहे, नहीं तो वो नई किताबें पढ़ लेता है। कई बच्चों को तो शौक ये होता है, वो कई ऑलरेडी यूज किताबों को बेचारे पढ़ ही नहीं पाते, उसको होता है कि मैं नई सिरे से आप खुद राइटिंग से करूँ। तो कोई बंदा आपसे किताब मांग रहा है ना, बेटा वैसे ही दे दो उसको। और वैसे भी सिर्फ जुलाई, ये 2 अटेम्प्टे और हैं, नहीं 3 अटेम्प्टे और हैं। जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 अटेम्प्टे हैं जिसमें आपकी किताबें इस्तेमाल होंगी। उसके बाद तो नई स्कीम आ गई, नई स्कीम के अंदर नई किताबें होंगी, तो ये वैसे ही किसी काम की नहीं होंगी। तो बेहतर नहीं मेरे बच्चे स्वाब कमा लो, और स्वाब इसका पेपर पे भी इफेक्ट होगा। किसी का भला करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका भला करेगा। तो ये जो किताबें हैं, चाहे आप कॉलेज को ला के दे दो, कॉलेज के पास बड़े सारे बच्चे होते हैं बेचारे, जो यहाँ पे कॉलेज जिनको फीस पे डिस्काउंट दे रहा होता है, उनको साथ ये भी कह सकता है ये किताबें ले लो, और यकीन कर लो स्वाब आपको ही होगा। ये ना कहना सर किताबें हमने कॉलेज को दे दी, कॉलेज का स्वाब हमारा खुद ना ले जाए, ऐसा नहीं होगा। वो स्वाब आपको ही मिलेगा उसका, मैं सच्ची बता रहा हूं। तो हाँ, थोड़ा सा कॉलेज को भी होगा, थोड़ा बहुत, लेकिन आपका पूरा मिल जाएगा आपको। ये रोशनी है, तो रोशनी में मेरे बच्चे कहीं पे बैठे, कोई अभी ये कमरे में रोशनी है, कोई किसी की रोशनी छीन रहा है, सबको मिल रही है, बराबर की है। तो स्वाब भी इसी तरह है, जिसका है जितना बनता है उसको बराबर का मिल जाएगा। खैर, ले बेटा चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे। आज बच्चों वाली बातें जो बचपन में आप पढ़ के आए हो I2B के अंदर इधर उधर, अब मैं बताता जाऊंगा। देखो, आपको लग रहा होगा कि ये जो I2B वगैरह हम पढ़ के आए ना, सब बकवास, अगरचे आपको लगा बकवास ही, और बकवास तरीके से आपने पास भी कर लिया उसको, लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे अच्छे तरीके से समझ के, और बड़ी सारी वही बातें होंगी जो हमने I2B के अंदर पढ़ी होंगी, और दोबारा मैं आपको बता दूंगा, याद करवा दूंगा कि कहीं पे आपने ये चीज तरह की चीज पढ़ी थी। याद है बचपन के अंदर आप पढ़ के आए हो कि अगर हम कारोबार करना चाहते हैं, अगर हम कारोबार करना चाहते हो तो कारोबार करने के मांगने के नहीं, कारोबार करने के कितने तरीके हैं। तो 3 तरह से हम कारोबार कर सकते थे मेरे बच्चे, या तो एज ए सोल ट्रेडर अकेले कारोबार करना, या मेरे बच्चे किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप बना के कारोबार करना, या एक तीसरा तरीकाकार हुआ करता था, क्या कर लो, एक कंपनी बना के कारोबार कर लो। कारोबार करने के 3 ही तरीके होते हैं, कोई चौथा नहीं है। आप कल ढूंढ लाना सर मैं चौथा, 1.5 बंदे का कारोबार है। तो मेरे से 1.5 बंदे का कोई कारोबार नहीं होता, या तो एक बंदे का, या 2 बंदों का, या कंपनी, 2 या 2 से ज्यादा जो भी है।
तो तीन तरीकेकार होते हैं कारोबार करने के। अच्छा सर एक ही तरीकाकार क्यों नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों तरीकों में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा कारोबार करने का, या उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कुछ तो फर्क होगा इसके अंदर। अब इन तीनों को मेरे बच्चे एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अज्यूम कर लें कि अगर हम कारोबार करना चाहें, हमने पढ़ लिया कि कितनी तरह के कारोबार कर सकते हैं, तीन तरह से। कौन कौन सा? सोल ट्रेडर के तौर पे, या पार्टनरशिप बना के, या कंपनी। सोल ट्रेडर में होता है कि कारोबार का मालिक एक होता है। सोल ट्रेडर में क्या होता है बोला, ये पढ़ के आए हो आप, कारोबार के कितने मालिक होंगे? सिंगल ऑनर होगा। अगर मान लो कि एक बंदा सिंगल ऑनर है किसी कारोबार का, उसने 10 एम्प्लॉय रखे हों, मुझे बताइए ये सोल ट्रेडर है अभी भी? देख लीजिएगा, क्योंकि सोल ट्रेडर किससे लिंक कर रहा होता है? ऑनरशिप से। ऑनर एक होना चाहिए, तो चाहे वो 100 बंदे रख के बैठा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कारोबार कंपनी ना हो, याद रखना, एक बंदे की भी कंपनी हो सकती है। तो फिर मेरे बच्चे हम उसको फिर ये नहीं बोलेंगे ये सोल ट्रेडर है, ना ना, फिर वो मेरे बच्चे क्या कहलाएगी? वो कंपनी ही कहलाएगी। कंपनी ना हो और एक बंदा मालिक, तो क्या कहलाएगा? वो कारोबार सोल ट्रेडर। और चाहे इंप्लॉय उसने जितने मर्जी रखे, तो सारा प्रॉफिट प्रूफ जारी बात है उसी के पास जा रहा होगा। अगर एक कारोबार के अंदर मालिकों की तादाद, इंप्लॉइज की बात नहीं कर रहा, इंप्लॉइज चाहे फिर सैकड़ों हो, हजारों हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कारोबार कंपनी ना हो और उसमें मालिकों की तादाद एक से बढ़ जाए, तो मेरे बच्चे फिर उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। और किसी वजह से अगर मालिकों की तादाद कम होती होती दोबारा एक पे आ जाए, तो वो क्या बन जाएगी? वो पार्टनरशिप बन जाएगी, सॉरी सोल ट्रेडर बन जाएगा। और कंपनी ना हो, अगेन मैं बात कर रहा हूं, वो कंपनी ना हो। अगर एक कारोबार में मालिकों की तादाद एक से बढ़ जाए, तो हमेशा उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। कभी भी आप उसके लिए लफ्ज सोल ट्रेडर बोल ही नहीं सकते। और अगर कोई कंपनी है तो फिर वो कंपनी ही। कंपनी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक तरीकाकार होता है, जो भी हम सीखेंगे। तो बेटा ये तीन तरह के कारोबार बनाने से सर फायदा नुकसान क्या है? हम ये तीन तरह के कारोबार क्यों करते हैं? क्यों नहीं एक ही तरह का तरीकाकार होता, या कंपनी ही होता है, या सोल ट्रेडर ही होता है, या पार्टनरशिप ही होता है? इसके पीछे मेरे कुछ तो वजह होगी। हम मेरे बच्चे एक एक करके हम थोड़ी सी वजह को डिस्कस करते हैं कि अगर ये कारोबार करें हमारा फायदा या नुकसान क्या होगा। रेडी है ना? कहीं ये तो नहीं बैठे हुए कि सर आज हम पढ़ने की नीयत से आए ही नहीं। फास्ट ट्रैक में बैठे हो तो यहाँ पे हर वक्त पढ़ने की नीयत बना के रखना बेटा। और जब दिल करे कोई क्वेश्चन पूछो, चाहे यहाँ पे बैठे हुए जब मैं बात कर रहा हूँ उसी वक्त हाथ खड़ा करके उसको रोक के कोई क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि कई बच्चे होते हैं बाद में भूल जाते हैं बेचारे। किसी को कुछ नहीं, हाँ बात कर कोई बंदा क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है आंसर करते वक्त मैं थोड़ा सा उसको कोई बात सुना दूं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं मैंने आपको डांटा है या मैंने आपको डिस्करेज किया है कि आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। ना मेरे बच्चे, अगर कुछ क्वेश्चन हो उसको लाजमी पूछ लें। क्वेश्चन के साथ उस चीज की अगर पढ़ेंगे घर जाकर उसकी समझ ही नहीं आएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी भी रहता होगा उसके ऊपर, याद रखो कि नहीं अब तो यहाँ पे क्लास में तो वैसे पूछ लेना उसको, याद रखो। फिर मैं दोबारा बता दूं, अभी वीलॉग वालों को बता रहा था, हमारी जस्ट एक ये छोटी सी फैमिली है। हम 5 फरवरी तक इकट्ठे हुए हैं बेटा। हमारा यहाँ पे प्योरली मकसद सिलेबस खत्म करना नहीं है। सिलेबस खत्म करना हो तो फिर तो रौला ही को नहीं मेरे बच्चे। मैं कुछ उसी तरह I2B के अंदर कुछ मैं वैसे पढ़ा दूं, कुछ आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूं, रौला मुक्के है यहाँ पे मेरे बच्चे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है? इस पेपर की तैयारी करके इस पेपर को पास कर। सिलेबस खत्म करने का कोई मामला होगा ही नहीं, क्योंकि सिलेबस खत्म करना हो, अगेन मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपने तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं आपको साथ लेके चल रहा हूँ, ताकि हम हर रोज साथ क्लास में उसको बार बार रिवाइज भी करते रहें और उसको याद भी करते रहें, और मेरे बच्चे उसके टेस्ट भी देते रहें। याद रखोगे इस बात को? तो इसको फैमिली ही समझिए। और ये ना समझना कि उस्ताद हैं और लगता है यार ये देख उसका चेहरा हुलिया देख राणा सुनौला है, यहीं कहीं ये ना हो कि अल्लाह माफ करे कि पता नहीं कितना खतरनाक इंसान है। ना ना मेरे बच्चे यकीन करो, मैं कोई खतरनाक इंसान नहीं हूँ आप लोगों के लिए खास तौर पे। हैं तो मेरे बच्चे, आप मेरे बच्चे हो। हैं शायद यकीन कर लो कि अभी मैं हमेशा बच्चों को बता, मुझे मेरे बच्चों का नहीं ये पता कि कौन सा बच्चा किस क्लास में है, क्योंकि उस पढ़ाई का फायदा ही को नहीं। प्रैंक हो रहा है हमारे साथ, ये जो निचली पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, यकीन कर लो मजाक ही है ना। टेन थीटे पता नहीं कौन कौन से थीटे पढ़ गए, वो थीटे कहीं आ रहे हैं? या कोई चीज पढ़ी हुई फॉर्मूले पढ़ पढ़ के मर गए हम केमिस्ट्री के, हैं फिजिक्स पढ़ पढ़ के मर गए, कोई काम आ रही है आपके? तो मजाक ही था ना मेरे बच्चे जो हमने कर लिया। तो मुझे मैं अब यकीन आ गया कि उन बच्चों की इस पढ़ाई का मुझे कोई फायदा नहीं, ना ही मैंने उसकी तरफ गौर करनी है। हाँ एक टाइम आएगा जब उसकी रेलेवेंट स्टडी जब शुरू होगी, फिर मैं बीच में इन्वॉल्व होऊंगा। फिलहाल वो जो कर रहे हैं उनको करने दें। तो फिलहाल वो बेशर्मी करनी शुरू कर दें, वो यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए गेम में उस पर कर रहे होते हैं। फिर दुख होता है यार, इन्ना में चले खैर, क्योंकि ज्यादा लोग तो यूट्यूबर ही कमा रहे हैं आजकल। ले बेटा, अब तीन तरह के कारोबार हैं, तीन तरीके से हम कारोबार कर सकते हैं। और वो कारोबार करने के इसका मतलब कोई ना कोई फर्क तो होगा इसके अंदर। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, अगर आप सोल ट्रेडर के तौर पे कारोबार करते हो फिर क्या है? अज्यूम कर लो सोल ट्रेडर में है क्या मेरे बच्चे? एक बंदा है, उसका कारोबार। अब ये मिस्टर ए है, अज्यूम कर ले मेरे बच्चे इस मिस्टर ए के पास 10 मिलियन की सेविंग्स। अब ये सोच रहे हैं 10 मिलियन में से इसने क्या किया, 6 मिलियन किसी बैंक में रखवा दिया, ताकि वो अपना घर बार बना सके, घर बार को चला सके, बच्चों की फीस, बच्चों की शादी ब्याह, उसने 6 मिलियन बैंक में रख लिया।
और 4 मिलियन से इसने सोचा कि 4 मिलियन से मैं क्या करता हूँ, 4 मिलियन से एक कारोबार कर लेते, एक कारोबार कर लेते। उसने क्या किया, ये 4 मिलियन उठा के कहां पे लगा दिया, इस कारोबार के अंदर। इसने कोई स्टोर बना लिया है। जब ये स्टोर बनाया मेरे बच्चे, स्टोर चलना शुरू हुआ। जब स्टोर चलना शुरू हुआ तो मेरे बच्चे बात कर, इसको क्या पड़ती थी, कुछ चीजें खरीदनी पड़ती थी स्टोर के लिए, इसको सप्लाईज चाहिए थी, तो ये क्या करता था, किसी सप्लायर के पास जाता था और सप्लायर से चीजें उधार पे भी उठा लाता था। अज्यूम कर लो एक मिस्टर एस है, उससे इसने 2 मिलियन का उधार पे सामान भी उठा रखा है स्टोर के लिए। इसी तरह बाजकर इसको किसी के कोई पेमेंट करनी पड़ती थी, बिजली के बिल या रेंट वगैरह देना पड़ता था, तो ये किसी बैंक से जाके मेरे बच्चे उधार भी ले लिया करता था। तो अज्यूम कर लेते हैं मेरे बच्चे, जो बैंक है, तो बैंक है, बैंक का भी इसने 3 मिलियन देना है, वहां से भी उधार ले रखा, ये कारोबार लेकर चल रहा था। हुआ क्या कि इस बेचारे का ये कारोबार कामयाब ना हुआ और ये कारोबार डूब गया। जब ये कारोबार डूब गया तो मेरे बच्चे, ये जो लोग थे, ये जो क्रेडिटर थे, ये लोग अब किसके पास जाएंगे पैसे मांगने के लिए। चलो मान लो कि इस कारोबार का एक मैनेजर भी अपॉइंट कर रखा था उसने, किसी मिस्टर एम को मैनेजर भी अपॉइंट कर रखा। मुझे बताएं, ये जो पैसे लोग मांगेंगे, ये रिकवर करेंगे किससे करेंगे, मैनेजर से करेंगे, उस कारोबार से करेंगे, या मिस्टर ए किससे पैसे रिकवर करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है ये लोग कारोबार के पास हैं और कारोबार से पैसे मांगेंगे, सर आप हमें पैसे दो हमारे, इज इट पॉसिबल, हो सकता है किसी सिचुएशन में। हाँ, वो हम डिस्कस किया, इसका मतलब, क्योंकि ये देखो, ये क्यों मैंने पूछा ना पूछता, क्योंकि आप आई भी पढ़ के आए हैं, उसमें थोड़ा बहुत आपको पता है कि सर कारोबार से भी पैसे मांगे जा सकते हैं, लेकिन जब वो कारोबार खुद क्या हो, इंसान हो, क्योंकि पैसे इंसान से ही मांगे जाएंगे, कारोबार से तो नहीं मांगे जाएंगे। या तो फिर कारोबार को क्या बना दो, इंसान बना दो, ताकि हम उससे क्या कर सकें, पैसे मांग सके, या जो भी क्रेडिटर है अपना हिसाब किताब कर सके। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, ये दोनों चले गए मिस्टर ए के पास, और मिस्टर ए को कहा कि सर हमारे पैसे। उसने मिस्टर एस और मिस्टर बी को कहा कि अच्छा बताओ, वो जो पैसे आपने दिए थे, या उधार सामान दिया था, या लोन दिया था, वो किस मकसद के लिए दिया था। वो कहता आप कोई कारोबार कर रहे थे, उस कारोबार के लिए। कहता वो कारोबार कहाँ पे गया। वो कहते सर हमें तो नहीं पता। कहता वो कारोबार वो सामने स्टोर था। तो कहता क्या बना उसका, कहता डूब गया। कहता ठीक हो गया, चलो जो भी है डूब गया, तो आप हमारे पैसे दे दो। कहता मैंने अभी पूछा तो है, आपके जो पैसे थे मैंने कहाँ पे लगाए थे, कारोबार में। जब कारोबार डूब गया तो आपके पैसे कौन सा छोड़ के गया है वो, तो आपके पैसे समेत डूबा है। कहता सर हम समझे नहीं। कहता कि आपके पैसे भी उसी कारोबार में लगे हुए थे, तो आपके पैसे भी डूब गए। मेरा भी तो 4 मिलियन डूबा है ना, तो आपका भी, ये 2 मिलियन मिस्टर एस का और 3 मिलियन बैंक का, आपका भी डूब गया। वो कहते सर देखें, हमने जो पैसे दिए थे वो कारोबार को नहीं दिए थे, बल्कि आपको दिए थे। कहते आप मुझे दिए थे, लगाए तो मैंने कारोबार में ही। कहते सर पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो, आपने हमारे पैसे देने हैं। वो कह रहे नहीं नहीं, आपने कारोबार से लेने हैं, और कारोबार डूब गया है, अब आपको पैसे मिलेंगे। अज्यूम कर लो ये दोनों चले गए कोर्ट में, ये बैंक और सप्लायर दोनों चले गए कोर्ट में, और कोर्ट से जाके कहा कि सर इस बंदे को कहें हमारे पैसे दे दे। अब ये मिस्टर ए गया वहां पे, मिस्टर ए जाके उसको कोर्ट को भी कहता है सर ये देखें इन्होंने पैसे कारोबार को दिए थे, तो कारोबार से जाके मांगे, तो मैं अलहदा हूं, मेरा कारोबार अलहदा है। तो वहां पे कोर्ट उससे सवाल करता है कैसे तू कह रहा है कि तू अलहदा है और तेरा कारोबार अलहदा है। क्योंकि सोल ट्रेडर, अगर तो आप यहाँ पे हो सकता है कोर्ट उससे सवाल पूछ ले, क्या तू कंपनी बना के कारोबार कर रहा था, अज्यूम कर लो। तो अगर तो कंपनी बना के करते फिर तो हम कह सकते थे कि तेरा कारोबार अलहदा, तू अलहदा है। फिलहाल तो सोल ट्रेडर में कानून क्या कहता है, कानून कहता है कि कारोबार और उसका मालिक दोनों सेम ही है, एक ही है। अगर आप कारोबार को उधार दे रहे हो, एक्चुअली किसको उधार दे रहे हो, मालिक, मालिक को उधार दे रहे हो, तो एक्चुअली कारोबार को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कारोबार और मालिक के दरमियान किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। आगे पढ़ेंगे जहां पे मालिक और कारोबार के दरमियान दीवार खड़ी हो जाएगी, मालिक अलहदा हो जाएगा, कारोबार अलहदा इंसान बन जाएगा, वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल सोल ट्रेडर का असूल क्या होता है, जितनी उस बिजनेस की लाइबिलिटीज होंगी वो पे कौन करेगा, वो उसका मालिक पे करेगा। सोल ट्रेडर के अंदर मालिक की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। ये पढ़ के आए ना मेरे बच्चे बचपन के अंदर, कि सोल ट्रेडर में बिजनेस, सोल ट्रेडर का अगर आप कारोबार करें उसमें मालिक की लाइबिलिटी कैसी होगी, बोला अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड का मतलब क्या है, उस बिजनेस की जब तक सारी लाइबिलिटीज पे कर देगा, मालिक की जान नहीं छूटेगी, चाहे उसको अपना घर बार बेचना पड़े। अब होगा क्या मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो, जब बैंक कोर्ट ने फैसला कर दिया मिस्टर ए ये तूने ही पैसा वापस करना है उसको, इसने स्टोर में जितना सामान पड़ा हुआ था वो सारा सामान इकट्ठा किया, मान लो वो 1.5 मिलियन का हो। अब मेरे बच्चे क्रेडिटर का कितना पे करना था, 5 मिलियन। तो 1.5 मिलियन तो इसने स्टोर से इकट्ठा कर लिया, चलो सामान बेच के। बाकी का मेरे बच्चे जो 2.5 मिलियन 3.5 मिलियन है, वो कहां से लेकर आएगा, अपने घर से। ये बैंक से उठाए, जो बैंक में रखे हुए थे, या किसी से कर्जा पकड़े, या अपना घर बार बेचे, जब तक उस बिजनेस की सारी लाइबिलिटी पे नहीं कर देगा, इसकी जान नहीं छूटेगी। देखो एक तो उसका 4 मिलियन खुद का चला गया, उसके बाद बेचारे ने जो घर बार में सेविंग रखी हुई थी ना, वो भी चली गई इस तरह के कारोबार में। इसका मतलब क्या हुआ, सोल ट्रेडर का अगर आप कारोबार करोगे, इंतहाई रिस्की होगा। क्यों रिस्की होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बिजनेस की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, यानी कि आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, और बिजनेस की उस लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए चाहे आपको क्या करना पड़े, अपना घर बार बेचना पड़े।
अब मेरे बच्चे इस बंदे का बेचारे का सारा घर बार बिक गया। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखिएगा, वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में इस दफा ये मिस्टर ए दोबारा से मेरे बच्चे गया कहीं से कमा कर लेकर आया, मान लो फिर 10 मिलियन, फिर इसने इकट्ठे कर लिए 10 मिलियन, और अब ये सोच रहा है मैं दोबारा कारोबार करूं। और फिर ये कह रहा है 6 मिलियन अपने घर के लिए रख लेता हूं, 4 मिलियन से कारोबार करता हूं, लेकिन नहीं, इस दफा मैं अकेला कारोबार नहीं करूंगा। लास्ट टाइम मैं जाहिर बात है फंस गया था अकेला, इस दफा मैं अकेला कारोबार नहीं करूंगा। ऐसा करता हूं, अपने दोस्त मिस्टर बी को कहता हूं तू भी मेरे साथ मिल जा। मिस्टर बी को कहा कि ऐसा कर, 4 मिलियन मैं लगाता हूं और 4 मिलियन तू लगा, हम दोनों क्या करते हैं 4-4 मिलियन लगा के इस कारोबार को करते हैं। दोनों ने क्या किया, 4-4 मिलियन लगाया और 8 मिलियन से कारोबार कर लिया। लेकिन अगेन इस कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं करवाया। तो अगर ये कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो कारोबार और इन दोनों के दरमियान किसी तरह की कोई दीवार नहीं है, किसी तरह की कोई सेपरेशन नहीं है। अगेन उसी तरह कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि सप्लायर ने इनको फिर 2 मिलियन का माल सप्लाई किया और मेरे बच्चे इसी तरह बैंक ने क्या किया, इनको 3 मिलियन का उधार दे दिया। वैसे ही चला मामला सारा, फिर ये कारोबार डूब गया मेरे बच्चे। जब ये देखो, हम वर्स्ट सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये नहीं कि तो पार्टनरशिप हमेशा डूबता ही है या सोल ट्रेडर हमेशा डूबता ही है। ये तो जस्ट हम क्या कर रहे हैं, एक सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हुआ क्या मेरे बच्चे, जब ये कारोबार डूबा, ये दोनों ये जो क्रेडिटर्स है ये गए पैसे मांगने के लिए मालकों के पास। मालकों को ने कहा कि भैया देखो आपका पैसा लगा हुआ था कारोबार में, कारोबार डूबेगा तो आपका कारोबार भी आपका पैसा भी डूब गया। वो कहते सर हम समझे नहीं, हमने पैसे आपको दिए। वो कहते नहीं नहीं आपने कारोबार को नहीं दिए थे। वो कहते चलो सर कारोबार को भी दिए हैं, लेकिन आप और आपके कारोबार में कोई डिफरेंस भी तो नहीं है ना, आप और आपका कारोबार है तो दोनों सेम, इनमें दोनों में फर्क तो कोई भी नहीं। वो कहते नहीं नहीं फर्क है, कारोबार कारोबार है, हम है। वो कहते सर हमें नहीं समझ आ रही। ये दोबारा कहां पे चले गए, कोर्ट, और कोर्ट को जाके कहा कि सर इनसे पैसे लेकर दो। ये इन्होंने जाके वही कोर्ट वही सारे मामला, इन्होंने जाके कोर्ट को फिर वही कहानी सुनाई, सर इन्होंने पैसे कारोबार के लिए दिए थे ना, कारोबार डूबा, इनके पैसे डूब गए। तो यहाँ पे फिर कोर्ट ने उनसे सवाल किया भाई ये बताओ क्या आप और आपके कारोबार में कोई डिफरेंस है, यानी कि दोनों अलग-अलग हैं। तो जब अलग-अलग है ही नहीं तो आपके कारोबार की जितनी भी लाइबिलिटीज है वो किसने पे करनी है, वो आपने ही पे करनी है। फिर बेचारों ने अपना घर बार बेचा और बिजनेस की लाइबिलिटीज पे की। बिजनेस के एसेट भी बेचे होंगे, अगर वो एसेट बेच के लाइबिलिटी नहीं उतरी तो कहां से उतारी होंगी लाइबिलिटी, अपना घर बार बेच के। अगेन उसी तरह का मामला, पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर की हालात सेम ही है। फर्क क्या है, पार्टनरशिप में एक से ज्यादा लोग डूबते हैं, एक से ज्यादा लोग फंसते हैं, और सोल ट्रेडर में एक बंदा फंसता है बेचारा। तो बाकी सिचुएशन सेम ही। लाइबिलिटी कैसी होगी पार्टनरशिप के बिजनेस में भी, ये किताब की चीजें पढ़ रहे हैं हम, फिर ना समझना कि सर पता नहीं कौन सी चीजें अभी पढ़ा रहे हैं। फिर मैं दोबारा आपको भी बता दूं, जो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, जो लफ्ज कोशिश होगी 99% वो चीज जो भी मैं बोल रहा हूँ वो किताब से ही हो। ये जो भी हम सारी कहानी पढ़ रहे हैं ये सब किताब के अंदर है, आपको मिल जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे गौर से रखना है, ये ना कहना कि सर अभी कुछ लगता है कि थोड़ा सा वैसे ही, तो अभी हमारी बेस बना रहे हैं। आपकी बेस बन गई हुई है I2B के अंदर, अब हम उस बेस से आगे चलने लगे हैं। लो बेटा, अब तीसरी चीज देखिएगा, मिस्टर ए फिर मेरे बच्चे गया बाहर के मुल्क और फिर 10 मिलियन कमा के लेकर आया। अब इसने कहा कि मैं दोबारा कारोबार करूंगा, लेकिन इस दफा उसने कहा कि देख भाई मैं कारोबार पहले करके तो देख लिया है, हर दफा मैं क्या करता हूँ अपना पैसा डुबो लेता हूँ। इसने 10 मिलियन लाया, फिर कहता है कि मैं 4 मिलियन से क्या करूंगा, कारोबार करूंगा, और 6 मिलियन अपने घर में रखूंगा। फिर इसके दिमाग में फिर वही आ रहा है, अगर वो कारोबार डूब गया तो मेरा घर बार भी डूब जाएगा। इस दफा वो क्या हुआ, आपके पास आया और आपको कहता है कि सर मेरे पास 4 मिलियन सेविंग पड़ी हुई। मैं चाहता हूँ सिर्फ ये सेविंग कारोबार में लगाऊं। लोग ऐसे ही करते हैं, जो सेविंग होती है वो लगाते हैं ताकि घर बार का निजाम डिस्टर्ब ना हो। सर मेरे पास 4 मिलियन की सेविंग है, बाकी 6 मिलियन मेरे घर बार के लिए है। मैं चाहता हूँ ये 4 मिलियन से कारोबार करूं, लेकिन ये भी चाहता हूं अगर कल वो कारोबार डूब जाए तो सर मेरे घर की जो सेविंग है बची रहे, सिर्फ वही पैसा डूबे। कोई ऐसा तरीका कार बताओ। तो यहाँ पे फिर आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप उसको बताओगे भाई आप इस कारोबार को एज ए कंपनी बना के करें। ठीक है सर, अगर मैं इस कारोबार को एज ए कंपनी बना के करता हूं उससे होगा क्या, कहता कि जिस दिन इस कारोबार को रजिस्टर्ड करवा लोगे, क्या करोगे, रजिस्टर्ड करवा लोगे, या इसके लिए एक और लफ्ज बोलेंगे इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन बोल दो चाहे इनकॉर्पोरेशन बोल दो। जिस दिन इस कारोबार को आप रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट करवा लोगे, ये कारोबार खुद क्या बन जाएगा, ये कारोबार खुद एक इंसान बन जाएगा, ये कारोबार खुद एक इंसान बन जाएगा। यानी कि इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन एज ए क्या करवानी, कंपनी। अगर इस कारोबार को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा लोगे तो कारोबार क्या बन जाएगा, इंसान बन जाएगा। और ये इंसान आपसे अलहदा इंसान हो, आप अलहदा होंगे और कारोबार अलहदा, और आप और कारोबार के दरमियान क्या होगी, एक दीवार खड़ी हो जाएगी। वाली साइड पे वो कारोबार खुद एक इंसान और आप खुद एक अलग इंसान, और ये इंसान अपने मामलात के लिए खुद जिम्मेदार होगा। ये जिससे भी कोई लेन देन करेगा, किसी इंप्लॉय को रखेगा, किसी से उधार लेगा या किसी को उधार देगा, जो मर्जी करे, इसके ऊपर कोई केस बनेगा, कोई केस करेगा, सब कुछ ये इंसान खुद देख रहा होगा। सर आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, अज्यूम कर लो। बस आखिरी बात खत्म करते हैं मेरे बच्चे। इसी तरह ये इसने क्या किया, कंपनी के तौर पे उस कारोबार को रजिस्टर करवा लिया। उस कारोबार ने क्या किया, वो कारोबार काम कैसे करता है वो भी पढ़ेंगे आगे जाके, डायरेक्टर्स के थ्रू करता है ना, इतना तो पता ना आप लोगों को।
पढ़ेंगे भी इसको। इस कारोबार ने क्या किया, एक सप्लायर से 2 मिलियन का उधार लिया, उधार पे सामान लिया, एक बैंक से जाके उसी तरह 3 मिलियन का मेरे बच्चे लोन भी ले लिया। अगेन ये कारोबार डूब गया। और ये लोग फिर मेरे बच्चे उसके मालिकों के पास आए, मालिक से आके कहा कि हमारे पैसे। वो कहता है कि भाई आप कारोबार से लो। वो कहता है कि देख पिछली 2 दफा तेरे साथ ये हो चुका है, तूने यही कहानी सुनाई थी और हमने कोर्ट में जाके तुझसे पैसे निकलवा लिए थे, अब भी वही होना है। अब वो मुस्कुरा रहा था, कहता जाओ कोर्ट में, अब लेकर रखो। भाई ये दोनों फिर कहाँ पे चले गए, कोर्ट में। और कोर्ट ने जाके जब ये बंदा एंटर हुआ कोर्ट में, फिर इसको कहा यार फिर वही स्यापा। ये कहता ना ना सर अब नहीं, मैं मेरी पहले पूरी बात सुनो। अब वो कहता है कि सर इन्होंने जो उधार दिया था या उधार पे सामान दिया था कारोबार को दिया था, ये वहीं से जाके लेंगे। वो कहता है यार ये तो पहले भी करता था, पहले भी तो यही बात सुनाता था, तुझे समझाते थे तूने ही देने हैं। तेरा कारोबार तुझसे अलहदा नहीं है। कहता हाँ सर यही बात, इस दफा मेरा कारोबार मुझसे अलहदा है, क्योंकि मैंने इस दफा जो कारोबार किया है वो कैसे किया है, कंपनी बना के। और सर जब किसी कारोबार को कंपनी बनाने तो कारोबार वो जो कंपनी है वो उसके मालिकों से अलहदा खुद क्या बन जाती है, एक इंसान बन जाती है। सर इस दफा जो पैसे लेने हैं उन्होंने किससे लेने हैं, इस इंसान से, कंपनी से। अब जज पढ़ा लिखा बंदा है, पाकिस्तानी इस तरह का थोड़ी है माशाल्लाह, पैसे लेकर जो मर्जी लिखवा लो बेचारों से, हैं बिके हुए जज बेशरम बेहया हैं, जहाँ पे इंसाफ की भी मेरे से बोलियां लगती हैं, कोई कितने पे करेगा उस लिहाज से इंसाफ कर देते हैं। लेकिन फिर भी तो जज ने यहाँ पे क्या कहा, तो यहाँ पे मैं हम काफर जज की बात कर रहे हैं, किसी और के जिसको जन्नत जुन्नत का नहीं पता, अल्लाह माफ करे, उसको पता है कि बस मैंने इंसाफ ही करना है ये। लेकिन यहाँ पे इनको लग रहा होता है कि अल्लाह माफ करे, जिसका जन्नत पे यकीन है वो कहता है कि दुनिया को भी जन्नत बना के जीऊंगा। अल्लाह माफ करे, इनका आखिरत की जन्नत पे इतना यकीन नहीं होता माजरत के साथ। इसलिए ये क्या करते हैं, हर हरामी काम, हर 2 नंबर काम करने की कोशिश करते हैं ताकि क्या कर सकें, दुनिया को जन्नत बना लें, क्योंकि इनका आखिरत की जन्नत पे कोई यकीन नहीं है। ये नाम के मुसलमान है। ले बेटा खैर वापस आओ, क्योंकि कानून पढ़ा रहा हूँ ना मेरे बच्चे, दुख भी है अंदर के कानून पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये है किताबों में, हकीकत में तो इसका कोई लेना देना नहीं है। लो बेटा, अगर हो सकता है ये इन्होंने जज साहब को खरीदा हुआ हो, काजी फाइज जैसा हो, वो कंपनी होने के बावजूद कोई ना कोई ढूंढ लाएगा तरीकाकार इस कंपनी का, क्योंकि ये बनी थी जुमेरात को पूरे चांद वाले दिन है, तो इसलिए तू ही जिम्मेदार है। वो कहेगा अच्छा यार कैसे लिखा है, कहता है ना ऐसे ही है, नहीं कहीं नहीं जिम्मेदार, वो भी कहाँ पे लिखा हुआ, जैसे वो था ना। चले खैर फिर से लो बेटा। अब यहाँ पे जैसा फिर मुखातब होकर इन दोनों से पूछेंगे, इन दोनों को बताएंगे सर इस दफा आप लोगों ने जो पैसे लेने हैं वो मिस्टर ए से नहीं लेने बल्कि कहाँ से लेने हैं, इस बंदे से। ये कारोबार जो था जिस दिन रजिस्टर्ड हो गया था क्या बन गया था, ये कारोबार खुद एक इंसान बन गया था। सर अब आप ये पैसे इस इंसान से लो। अब वो इंसान कैसे, वो कैसे पे करेगा, वो अपने एसेट्स बेचेगा, एसेट्स टोटल मिला के निकले 2 मिलियन, और इनका कितना पे करना था, 5 मिलियन। तो इसका मतलब ऊपर का 3 मिलियन का क्या बना, इन लोगों का डूब। अब ये लोग बेचारे रोएंगे बैठ के। तो कंपनी बना के कारोबार करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड किस हद तक है लाइबिलिटी, ये नहीं लफ्ज लिखा नो लाइबिलिटी, उस लफ्ज क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड। और लिमिटेड का मतलब क्या है, जितना का पैसा लगाओगे उतना ही डूबेगा, उससे मजीद के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। याद रखोगे इस बात को। तो हाँ अगर वहां पे सर, यहाँ पे फिर इन लोगों का क्या, उनका डूब गया सर, हाँ बिल्कुल डूब गया पैसा। इसका मतलब अच्छा कल जब आप बड़े होंगे तो कारोबार मुझे बताओ, एज ए सोल ट्रेडर करोगे, पार्टनरशिप करोगे या कंपनी बना के। यानी कि हमारा अभी से इरादा लोगों को डुबोना है, खुद नहीं डूब। ऐसे कितने पहुंचे हुए लोग हो आप, हैं यही सियानापन है कि कंपनी क्या क्या करेंगे, हम कैसे कारोबार करेंगे, कंपनी बना के। क्यों सर, हम नहीं डूबेंगे, हम लोगों को डुबोएंगे। हमारे इरादे शुरू से ऐसे ही हैं। अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या मामलात हैं, याद रखना, कंपनी मुसलमान होती है कि नहीं इसकी कोई दलील नहीं है। सच्ची बता, कंपनी इंसान है ना, इंसान का भी तो कोई ईमान होना चाहिए। जहां पे बाकी इंसानों वाले हकूक हैं कंपनी के पास, कंपनी अगली बार काफर है या मुसलमान है, इसका कोई किसी तरह के कोई, मेरे बच्चे मैं क्योंकि मुफ्ती नहीं हूं तो, क्योंकि देखो कारोबार के लिए मालिक ही जिम्मेदार हो शरी तौर। अगर आप कंपनी बना के लोगों को डबो रहे हो तो शरी लिहाज से आप मुनासिब नहीं कर, ये कॉन्सेप्ट कोई उस लिहाज से नहीं, मेरे बच्चे याद रखें। तो बाकी कर लेना जो मन करे, यहाँ पे कौन सा बाकी सारे काम शरी लिहाज से जायज ही हो रहे हैं, तो अल्लाह माफ करे। लेकिन ये याद रखिएगा, आप लोगों को डुबो रहे हो हैं और खुद बच रहे हो। तो जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट जब हम पढ़ेंगे ना लॉ के अंदर भी इसी तरह की बातें, तो बेटा आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपने ये कुछ चीजें ना, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी, कंपनी वाली बातें भी अभी रहने दीजिएगा, चाहे चाहे पढ़ लीजिएगा, चाहे कुछ समझ आए ना आए, यहाँ तक सिर्फ रीड करके आइएगा। कल इंशाल्लाह हम यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे, शुरू से कल हम पढ़ना शुरू करेंगे। बस मैं ये तो कर रहा हूँ, ये बातें मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, कल थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, बस देखेंगे ये 3 तरह के कारोबार।
उसके बाद से मेरे बच्चे कल ही इंशाल्लाह सही वाला सी लॉ शुरू हो जाएगा। ये आज ताकि इंट्रोडक्शन के साथ ही मैंने कहा ड्रामेबाजी आज ही खत्म कर दें, तो कल से सही सी लॉ शुरू हो जाएगा। सब बच्चों के पास कौन सी किताब होनी चाहिए? आई कैप की। देखो, अगर कोई सौखी किताब पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ ले, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ये होती है ना कोई और टीचर की किताब, तो पढ़ना हाँ, हम हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन पास होंगे कि नहीं मेरे बच्चे, उसका भी हमें कोई नहीं पता होता। तो इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी पे पढ़िएगा। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है बेटा। टेक्स्ट की क्लास भी इसी रूम में होगी, बस 5 मिनट की ब्रेक है। तो इंशाल्लाह फिर कल से जो उसकी क्लास हुआ करेगी बीलॉ की, उसके फौरन बाद आप नमाज पढ़ा करेंगे, 10-12 मिनट आपको मिला करेंगे। उसके बाद मेरे बच्चे हम क्लास शुरू किया करेंगे सीलॉ की। नहीं, आप आपकी मर्जी, मैंने सिर्फ बताया आप। बस 5 मिनट में इंशाल्लाह क्लास शुरू। कोई सवाल हो तो पूछो। मैं अक्सर भूल जाता, मुझे लग रहा था कि बच्चों के सवाल होते